नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपके रेलवे टेक्नीशियन के ग्रेड थर्ड के जो पेपर हुए थे, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउटफुल हैं, अभ्यर्थियों ने भेजे हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये ग्रेड थर्ड के हैं। इसके आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों को कुछ डाउट लगे हैं, क्वेश्चन तो वो भेजे हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से इसमें आपके गलत हैं और इसमें और कौन से आपके सही हैं, इसमें हो सकते हैं, और कौन से इस पे आपके ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो आइए देखते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ये आपके आगे चलते हैं। इसमें क्या है, ये ग्रेड आपके थर्ड के हैं। ग्रेड थर्ड के इसमें आपके टेक्नीशियन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके विज्ञान के इसमें लिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन गलत हैं वो हम आपको बता देंगे। और इसमें शिफ्ट भी लिखी है आपकी, कौन सी शिफ्ट के हैं, तो अपनी अपनी शिफ्ट के जरूर देख लीजिए, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और इसमें आपत्ति जरूर करें और उन्हीं क्वेश्चन पर आपत्ति करें जिसमें आपको डाउट लग रहा है और जो आपके एनसीईआरटी के उदाहरण सहित या उसके प्रूफ सहित देखें तो आपको गलत लग रहा है तो उस पर आपत्ति जरूर करें। ऐसे ही बिना किसी उसके आपत्ति ना करें, क्योंकि आयोग के पास बहुत ज़्यादा आपत्ति पहुंच जाती हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। वो जिसमें सही आपत्ति होना जरूरी है या सही क्वेश्चन है जो सही में गलत है, तो वो आपका उसके भी सही से चेक नहीं कर पाता, वो उसको भी सही कर देता है। इसकी वजह से कम आपत्ति लगाएं और सही लगाएं। जो क्वेश्चन आपका गलत है या ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन ही गलत है या ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो उसी पर आपत्ति लगाएं। ठीक है, आइए देखते हैं। अभ्यर्थियों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं विज्ञान के, इनको देख लेते हैं। रीजनिंग के और मैथ के भी हैं तो उनको बाद में देख लेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे उनका। इसमें है, एक कोश के जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। एक कोश की विधि, जो एक कोश के जीव है इसमें बहुत सी विधि का उपयोग किया जाता है। केवल विखंडन भी उसमें होता है, मुकुलन भी एक कोश के जीव करते हैं। और इसमें केवल मुकुलन और केवल विखंडन, इसकी वजह से ये गलत आपका हो जाएगा। इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसमें आपको, क्योंकि इसमें विखंडन के द्वारा भी कुछ, जैसे अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये विखंडन के द्वारा होते हैं। और हाइड्रा हो गया, और ये मुकुलन के बगैर मुकुलन से ये अपना एक जनन करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस पर आपसे ऑब्जेक्शन करने के लिए है, इसका आपको सबको नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कौन से पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा उच्च हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा होती है, तो इसमें आपकी प्लाज्मा हो जाएगा। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो आपका गैस हो जाता है, लेकिन इसमें प्लाज्मा दिया था तो प्लाज्मा इसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, तो इसमें आपका प्लाज्मा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये भी अभ्यर्थियों ने भेज दिया है लेकिन ये क्वेश्चन आपका सही है। इसमें कहा गया है, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती हैं। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो आपका जैसे कोई किरण है और ये आपके कहाँ पर रखी हैं, अवतल, कौन से अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण आपका नीचे की तरफ होता है तो यहाँ पर रखा जाएगा। जब इसमें आपके 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर ये रखी हुई हैं तो इनको कहाँ पर रखना चाहिए, तो इनका जब वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा, दुगनी फोकस हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके दर्पण के सामने 60 पर ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं। ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे आपकी कोई वस्तु यहाँ पर 30 पर रखी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, और आपकी ये वक्रता केंद्र से इसमें 30 से समांतर जाते हुए यहाँ पर 60 पर हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60। जब इनके बीच की दूरी वक्रता केंद्र सी और फोकस से एफ के बीच की दूरी 60 होगी, तो अब इसका केंद्र कितना, 30 पर इसका आ जाएगा और बराबर साइज का ही दिखेगा। ये आपका सही है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको पढ़ना था, लेकिन इसमें यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है।
जैसे आपका कोई दर्पण है, आपके कौन गोलीय दर्पण है, तो आपका कहाँ पर है, ये आपका फोकस है, वक्ता केंद्र सी है, और ये आपका एक्स है, ठीक है, ये ध्रुव है। इसमें यह सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित होता है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। यह सदा वक्ता केंद्र पर स्थित होता है। तो इसमें आपका केवल ए आपका सही हो जाएगा, सही कथन वाला। यह सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित होता है। ये आपका ध्रुव है और वक्ता केंद्र ए है, इसके बीच में आपका स्थित होता है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। तो आपका फोकस कहाँ पर है, एफ। तो आपका ए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए भी आपका सही है, लेकिन अभ्यर्थियों ने भेजा है तो इसको बताना जरूरी था। इसमें ये कहा गया है, इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। यह गलत है। मुख्य फोकस की स्थिति दर्पण की वक्रता पर निर्भर करती है। जैसे आपका कोई दर्पण है, एक वृत्त से ही दर्पण करता है, इतना काटा जाए, इसको अगर पूरा काटा जाए तो इसका वक्रता भी आपका समान रहेगा। वक्ता इसका आपका छोटा है तो छोटा रहेगा, बड़ा है तो इसका वक्ता के अंदर बड़ा हो जाएगा। तो वक्ता पर निर्भर करती है, इसके फोकस पर निर्भर नहीं करती। और इसमें आगे कहा गया है, ये एनसीईआरटी का है, अगर आप उस गोले का छोटा टुकड़ा लेते हैं जो छोटा दर्पण बनाते हैं, या बड़ा टुकड़ा लेते हैं तो बड़ा दर्पण बनाते हैं, गोले का आकार और उसकी वक्रता त्रिज्या वही रहती है। जो उसकी वक्रता त्रिज्या है, गोले का आकार वही रहता है। इसलिए दर्पण का आकार बढ़ने से उसका वक्रता त्रिज्या नहीं बदलती। जैसे कोई आपका ये गोला है, इसके अपन इतना टुकड़ा लेंगे तो है तो इसी गोले का टुकड़ा, और इसका बड़ा टुकड़ा लेंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो आपकी नहीं बदलती, वही यहीं की यहीं रहेगी, इसका ये कहना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन 2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। आप लोगों को ज़्यादातर पता है कि आपका जो उत्तल दर्पण है, इसमें प्लस का आवर्धन होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जब आपका अवतल दर्पण में इसमें आपका आवर्धन प्लस में होता है 2.3, आपका इसमें लगभग दुगने से ज़्यादा है। तो कोई चीज़ आपकी वक्ता पर रखी होगी तो यहाँ से आपका जाएगा, और यहाँ पर कोई वस्तु इतनी है तो यहाँ पर इसका आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब होता है उसका, ठीक है, अनुपात में। तो इसके 2+2 है, मतलब प्लस है तो इस तरफ बनेगा, अगर आपका माइनस है तो इसका प्रतिबिंब नीचे की साइड बनता है, अगर प्लस है तो ऊपर इसके समान ही बन रहा है। तो इसमें कहा गया है कि अवतल दर्पण का ये आपका सही हो जाएगा। आवर्धन यह बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। तो ये आवर्धन है, तो इसमें 2.3 गुना बड़ा, अगर कोई वस्तु यहाँ पर इतनी है तो ये इससे दुगनी 2.3 के आसपास ऐसे इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये आपका ए भी ऑप्शन सही है। पढ़ने में कोई दिक्कत हो गई होगी अभ्यर्थियों को, सही से नहीं पढ़ा है, तो आपका ए भी ऑप्शन सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लग सकती। लगाना चाहते तो एन इसमें लगा सकते हैं। और इसमें समतल दर्पण ये वगैरह इसको आप लोगों ने पढ़े हुए। इसमें अब उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसके लिए इसका आवर्धन 1 से कम होता है। समतल दर्पण में वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन हमेशा 1 होता है। प्लेनर दर्पण यह एक प्रकार का लेंस है, दर्पण नहीं है जो आपका बिल्कुल फ्लैट होता है। ये आपका 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है। इसमें फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। तो इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश में टाइप है, हिंदी में ये आपका गलत दिया गया है और इंग्लिश में आपका बिल्कुल ही सही दिया गया है। वेयर डज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम इनटू द हार्ट, ठीक है, इसमें कहाँ से आता है, तो ये फुफ्फुस सिराएँ आपकी आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें अगर हिंदी में इसको पढ़ा जाए तो फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। तो ऑक्सीजन युक्त कहाँ से आता है, तो आपका फेफड़े हो जाएगा। लेकिन इस पे पूछा है बाएं अलंद, जो आपका हृदय होता है, आपका 4 कोष्ठी होता है, यहाँ पर दायां अलंद होता है, यहाँ पर बायां अलंद होता है, यहाँ पर दायां निलय होता है, यहाँ पर बायां निलय होता है। तो यहाँ पर फुफ्फुस सिराएँ जुड़ती हुई तो दाएं अलंद में ये प्रवेश करता है। इसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है, ये मस्ट टाइम पे कहाँ से, या इससे कहना था किससे आता है, तो ये हो जाएगा कि आपके बाएं अलंद में ये प्रवेश करता है, या फुफ्फुस सिराएँ इसको लाती हैं। तो इसमें
बाएं अलिंद बता रहा है, तो ये ऑप्शन हिंदी में आप इंग्लिश में तो ये सही है, लेकिन हिंदी वाले इसमें आपत्ति कर सकते हैं। अगला है इसमें इसी के बारे में बताया, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त फुफ्फुसराएं के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, ये बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। इसके बाद रक्त बाएं अलिंद से होकर बाएं निलय में जाता है और इसमें शरीर के बाह्य हिस्सों में पंप होता है। ये इसके कहा गया, ये आपका एनसीईआरटी का क्रियाकलाप भी दिया गया है इसमें विस्तार से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो वह होगी। इसमें आपकी जो आपकी जैसे कोई किरण है इसके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और जब यहाँ से आपकी कोई किरण गुजारी जाती है फोकस एफ से, तो इसके समांतर ना, इसके बोल रहा है कि इसके समांतर ना होकर वो आपके विचलित होकर कहाँ जाएगी। तो इसमें जो आपकी हिंदी की इसमें टाइपिंग है इसमें गलत लिखा है, जो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है इसमें सही लिखा गया है। तो हिंदी वाले इसमें आपकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आपकी मुख्य फोकस से जाएगी, जब परावर्तित हो गए तो इसके समांतर ही जाएगी। इसमें कहा गया है कि समांतर नहीं होने पर उसके बाद विचार कीजिए कि इसके बाद कहाँ जाएगी समांतर ना होने के बाद। तो ये समांतर ही रहेगी, जब टकराने के बाद ये कहीं नहीं जाएगी। इसका इंग्लिश में सही लिखा गया है, लेकिन हिंदी में इसके सही इसमें टाइपिंग नहीं हुई है, तो इसमें आपत्ति कह सकते हैं अभ्यर्थी। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारक है। तो इसमें कैल्शियम भी दिया गया है और पोटेशियम भी इसको देखने को मिला है, लेकिन इसकी एक ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला है, इसका सटीक आंसर नहीं मिला है, इसमें दोनों ही। तो इस पर भी अभ्यर्थी चाहे तो आपत्ति कर सकते हैं। अगला है, सावन के अणुओं का जल विरागी सिरा और जलरागी सिरा आपकी कौन सी है। तो ये आपको जलरागी, लेकिन ये हिंदी में अम्ल दे दिया गया है। इसमें आपका जल देना चाहिए था, जहाँ पर अम्ल अम्ल लिख दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको हिंदी वालों को आपत्ति करना चाहिए, इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र यूवी किरणें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी किरण एक उत्पाद है, तो ये आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्र गति से घटने लगी, 1980 में से तीव्र गति से घटने लगी। तो इसमें ऑप्शन की जगह ये आपका गलत, पहला वाला गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें सही पूछा गया था, इसमें सही कौन सा है। तो आपका केवल ये दूसरा और यहाँ पर तीसरा आपका सही होगा। तो इसमें हिंदी वालों में ये सही गलत दिया गया है, और इंग्लिश वालों में दूसरा और इसमें तीसरा आपका ऑप्शन तीसरे वाले में दिया गया है। लेकिन इसमें हिंदी वालों में क्या कहा गया है, एक के दो की जगह यहाँ पर एक कह दिया। अगर यहाँ पर दो होता तो आपका सही हो जाए, क्योंकि ये यूवी किरणें एक हानिकारक किरणें हैं, आपकी हानिकारक नहीं है, ये हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, इसमें आपकी हानि पहुंचती है। तो ये कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रदान करती है, पराबैंगनी किरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, ये एनसीईआरटी का है। उदाहरण, यह गैस के मानव में त्वचा और कैंसर का उत्पादन करती हैं। तो इसमें एनसीईआरटी ये आपको वहाँ पर आपको जब भी इसको आप भेजें आपका उसके सही करने के लिए, तो आयोग के पास इसका प्रूफ भी साथ में भेज दें एनसीईआरटी का, जब इसमें आपत्ति दर्ज करें तो। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना। लेकिन इन्होंने पैरा ओलंपिक में नहीं जीता, ये पेरिस ओलंपिक में जीता है। अमन सहरावत ने कांस्य पदक 57 किलो बैग में इन्होंने जीता है, और ये अमन सहरावत है, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में नहीं जीता है, पेरिस ओलंपिक में जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मोदी जी ने कमेंट भी किया, बधाइयाँ भी दी थी। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को बधाई दी, तो ये इसको भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पादप की
उभरगामी और अधोगामी वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवर्तन के कारण होती है? तो पुनरुत्वर्धन, ये आपका सही हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन आपका गुरुत्वानुकर्षण नीचे की तरफ काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता है, तो इसके द्वारा दोनों में वृद्धि होती है, इसको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी तथा गुरुत्व के खिंचाव के अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन इसको कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी का है, इसको आप जब भी आपत्ति दर्ज करें इसको प्रूफ के रूप में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का गृही मॉडल किसने दिया था? तो ये नील बोर ने था। ये भी सही है, इसको अभ्यासियों ने ऐसे ही भेज दिया गया है, बहुत से अभ्यासियों ने भेजा, तो हमने सोचा इसको बता दें। अगला है 20 दिसंबर का, ये थर्ड शिफ्ट का है। निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ से पत्ती तक भेजने में सहायता प्रदान करते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन से आपकी, जैसे आपका कोई पेड़ है तो यहाँ पर आप नीचे से ऊपर से आपकी पत्तियों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होगा, तो नीचे खिंचाव पड़ेगा तो और भी जल ऊपर आएगा, जिसकी वजह से आपका क्रम बना रहता है, तो उत्सर्जन हो जाएगा। इसमें एनसीईआरटी का है, बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होते हैं। यह ताप के नियमन में भी सहायक होते हैं। यह जल में बहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का है, ये भी इसमें कहा गया है। और इसके आगे है कि 26 दिसंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का है। एक एकल कोश का निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है? तो इसमें राइजोपस हो जाएगा, ये आपका सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लग सकती। अभ्यर्थियों को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। इसके बाद दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार क्लासिकल शतरंज 2800 ELO रेटिंग बैरिक को पार करने वाला दूसरा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगेसी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आपका करंट का क्वेश्चन, इसमें आपत्ति नहीं लगा सकते आपको, ये आपका बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से जीव पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो हाइड्रा हो जाएगा, मुकुलन के लिए, पुनर्वन के लिए आपका हाइड्रा कहते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें कहा गया पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म, इसमें कहा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें भी नहीं हो सकता। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान के संबंध में सही है? मनुष्यों के दांतों के सड़न के लिए मुंह का पीएच मान आपका कितना पीएच दशमलव इतना नहीं होना चाहिए, आपके 2 दशमलव या 1 दशमलव कुछ आपका अम्लीय होना चाहिए। मानव शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 0 तक है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 8 से आपका होता है, तो अम्लीय नीचे की साइड होते हैं, तो आपका केवल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपका जो गलत दिया गया है इसमें आपत्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो अन्य कारकों में परिवर्तन न किए जाएं तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो ये आपकी एक समान रहेगी। किसी चालकी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया चाहे उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद एक तो बात यह है कि हिंदी में ज़्यादा मिस टाइपिंग है, जिसकी वजह से हिंदी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो चीज़ इंग्लिश में सही लिखी है, बिल्कुल हर क्वेश्चन सही है, लेकिन हिंदी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडनीय को दर्शाता है? तो प्लेज्मोडियम है जो आपका बहुविखंडन को दर्शाता है। प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, ये आपका विखंडन करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाले वायरस संक्रमण रोग हैं? तो इसमें आपकी HIV, मस्से, सुजाक और सिलफिश, तो इसमें आपकी A और B आपके हो जाएंगे। HIV और मस्से इसमें आपकी 30 दिसंबर का आपकी सेकंड शिफ्ट है। इसमें कहा गया है
कि गोनोरिया जैसे गोनोरिया सिफिलिस वायरस संक्रमण है, और मस्सा तथा HIV आदि इसमें शामिल है। आपके लैंगिक क्रियाओं के दौरान इसमें आपके होते हैं, तो आपके ये भी आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपके वायरस से होने वाले रोग पूंछी वाले, ठीक है, वायरस से संक्रमित कौन से हैं, तो HIV है और मस्से, ये आपका सही हो जाएगा। A और B आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें आपत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दिया गया है कि वायरस संक्रमण से जैसे मस्सा हो गया, HIV हो गया, इसमें शामिल है, और गोनोरिया सिर्फ आपके जीवाणु से होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिकल्पता का परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? तो इसमें आवाज़ का फटना, इसमें आवाज़ लड़कों की फट जाती है, गरे आवाज़ गरई हो जाती है, आवाज़ भारी भारी हो जाती है, तो ये लड़कों में होता है। लड़कियों की आवाज़ समान रहती है ज़्यादातर, लेकिन तेलीय त्वचा हो जाती है, रजोधर्म होता है, स्तनों के आकार में वृद्धि, ये आपकी लड़कियों के संबंध में जब वो किशोरावस्था में आती हैं तो ये होता है, लेकिन आवाज़ में परिवर्तन इतने जल्दी नहीं होता लड़कों की तरह। अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? अगर इसको जल सांद्रता में रखें, इसको अगर जल सांद्रता में रखें, जैसे आपके एक उच्च सांद्रता है, एक कम है, तो जिसमें कम पानी है और उसको ज़्यादा पानी वाले में रखेंगे एक लकड़ी को, तो क्या है, ये आपकी फूल जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ये फूल जाएगी, इसका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट अधिक विशिष्ट नहीं है? तो ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि आपका ये भी किशोरावस्था के लिए विशिष्ट है। पैरों में बाल, तो इसमें आप आपत्ति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन थे, इसमें आपत्ति दर्ज कह सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि, पैरों में बाल, नखों जो बगलों में घने बाल आ जाते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, तो ये आपके किशोरावस्था में आपके ये भी हो जाता है। ऊंचाई में वृद्धि भी आपकी लगातार होती रहती है, तो इसमें भी आपत्ति दर्ज कह सकते हैं। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन इतने ही आपत्ति जितने 23 शिफ्ट हुई थी, इसमें क्या है कि 23 शिफ्टों में से आपके क्वेश्चन जो आपत्ति लायक थे वो मिल गए हैं, और कुछ इसमें कुछ ऑप्शन सही भी हैं जिस पे आपत्ति नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। पढ़ने में दिक्कत हो गई अभ्यर्थी को, कुछ इस पे ऑप्शन ऐसे हैं जिन पर आपत्ति कहना जरूरी है, तो उस पर आपत्ति जरूर लगाएं, और NCERT का इसमें प्रूफ जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन इसमें गलत हैं वो भी आपको जल्दी ही बताएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।